नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। हमारे अशोक के अभिलेख नाम का एक टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक में हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था। क्या हमने पढ़ा था उसमें एक बार वो बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे, इसका दूसरा भाग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप लोग इसको पढ़ें, आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी अभी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, एक बार इसको शेयर कर दीजिए। देखिए जी, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे अशोक के अभिलेख। मैंने आपको बताया था अभिलेख यानी एडिक्ट कहीं भी अलग अलग जगहों पर लिखे हुए लेख कहलाते हैं अभिलेख। ठीक है। अशोक के जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे, 3 टाइप के थे। अशोक ने या तो पिल्लरों पे लिखवाया था, पिल्लर एडिक्ट यानी स्तंभ लेख। अशोक ने या फिर गुफाओं में लिखवाया था, केव एडिक्ट, गुहा लेख। अशोक ने चट्टानों पे लिखवाया था, रॉक एडिक्ट, शिलालेख। इनकी लिपि क्या थी, कैसे खोज हुई थी, वो सब हम पढ़ चुके थे। बात चल रही थी संख्या पे और इनके कंटेंट पे। अशोक के जो पिलर थे उनमें कुछ मेजर थे, कुछ माइनर थे, लघु और दीर्घ। जो मेजर थे वो संख्या में थे 7 बड़े पिलर थे और 5 छोटे पिलर थे। ठीक है, पिलर एडिक्ट की बात करें। गुहा लेखों की संख्या थी 4, इनकी संख्या 4 थी। जो गुफाओं में लिखे हुए थे उनकी संख्या थी 4। रॉक एडिक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी माइनर और मेजर थे। मेजर जो थे उनकी संख्या थी 14 और माइनर थे 13। ये मैंने आपको सारा बता दिया था। आप लोग ये ब्लू मार्कर से देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ा चेंज कर देंगे आगे। ठीक है, तो इसमें हमने अशोक के पिलर एडिक्ट को शुरू किया था पिछली वीडियो में, और 7 में से हम 1 पिलर को पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं, बाकी 6 पिलर और फिर ये 5 छोटे माइनर पिलर एडिक्ट। ठीक है, लघु स्तंभ लेख। फिर हम आगे सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम आगे चल रहे हैं इस वीडियो के साथ। देखिए, आप लोगों ने नोट्स बनाए साथ साथ में, ये चैप्टर बहुत कीमती है आपके लिए। अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों में हमने सबसे पहले प्रयागराज या कौसंबी वाला पढ़ लिया था। कौसंबी और प्रयागराज दोनों ही एक है। अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियो, इसकी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपनी इस पे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं यही। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो यही है। देखिए जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, तीसरा, चौथा और 5वां 2 हो चुके थे, प्रयागराज वाला और कौसंबी वाला एक ही जगह थे वो दोनों। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, एक है लोरिया नंदगढ़, एक है लोरिया और दूसरा है रामपुरवा। लोरिया के नाम से, ये लोरिया नाम की जगह बिहार में है। ये तीनों के 3 बिहार में है। तीनों के 3 बिहार में है। 3 स्तंभ लेख, एक लोरिया नंदगढ़ के नाम से, एक लोरिया के नाम से ही, और एक रामपुरवा, तीनों बिहार में है। ठीक है, उसके बाद 6वां और 7वां, एक है मेरठ दिल्ली, मतलब अशोक ने ये मेरठ में बनवाया था, अब दिल्ली में है। दूसरे का नाम है टोपरा दिल्ली। अशोक ने
एक मेरठ में बनवाया था जो कि अब दिल्ली में है, एक टोपरा में बनवाया था जो कि अब दिल्ली में है। ये मेरठ और टोपरा वाले दोनों जो है इनको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था जी इनको। तो ये थे अशोक के 7 स्तंभ लेख। फिरोज शाह तुगलक का समय, दिल्ली लाने के लिए कोई प्रॉपर डेट नहीं है, लेकिन इस समय के दौरान लेके आया था 1351 से 1388 के बीच। तो ये अशोक के 7 स्तंभ लेख हुए। 7 स्तंभ लेख जैसे पहला और दूसरा एक ही बात है, इलाहाबाद या फिर कौशाम्बी वाला, कौशाम्बी, इलाहाबाद या फिर कौशाम्बी, ठीक है। ये मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। तो ये तो थे 7 स्तंभ लेख। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये भी पूछा जाता है, ये मेरठ और टोपरा में बनवाए थे अशोक ने, तो फिलहाल ये दिल्ली में है। तो मेरठ से जो दिल्ली लाया गया उसका नाम मेरठ दिल्ली हो गया, जो टोपरा से दिल्ली लाया गया उसका नाम टोपरा दिल्ली हो गया। मेरठ यूपी में, टोपरा हरियाणा में है, ठीक है। और इन दोनों को दिल्ली लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और बताइएगा साथ में कि किसी को कोई दिक्कत है या नहीं, ठीक है। अब हम चलें आगे। वैसे ये जो लोरिया है इसका दूसरा नाम एक और है, आप देख सकते हैं। जैसे नंदगढ़ है, यहाँ पे लोरिया अर्राज आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, अर्राज। अकेला लोरिया भी लिख सकते हैं और अर्राज भी लिख सकते हैं, लोरिया अर्राज, ठीक है। ये बिहार में जगह है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। देखो आप लोगों के मैं कमेंट पे इसलिए ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि जब ये कंटेंट करवाया जाएगा ना कंप्लीट टॉपिक, वहाँ कमेंट जो है वो डिस्टरबेंस पैदा करती हैं। एमसीक्यू जब मैं करवाऊंगा तो उसमें आपके कमेंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी, दूसरे नंबर पे थे गुहालेख। केव एडिक्ट। गुहालेखों में अगर बात करूं मैं तो बिहार में कुछ गुफाएं हैं। बिहार में कुछ गुफाएं हैं जिनका नाम है बाराबार, कहीं कहीं आपको बराबर, बाराबार या फिर बराबर गुफाएं मिलेगा जी। ये गुफाएं अशोक ने 3 भागों में कर दी थी। इन गुफाओं को अशोक ने 3 अलग अलग नाम दे दिए थे। जैसे इन्हीं गुफाओं में कर्ण चौपार गुफा है, सुदामा गुफा है और विश्व झोपड़ी के नाम से। इन तीनों गुफाओं में अशोक के 4 स्तंभ लेख, 4 गुहालेख है। गुहालेखों की संख्या है 4। वो बाराबार की गुफाओं में है। बाराबार की गुफाएं बिहार में, इनको बराबर की गुफाएं भी कहा जाता है, बाराबार की गुफाएं भी कहा जाता है। ये बिहार में है और इन तीनों को अशोक ने इन गुफाओं को तोड़वा करके बाराबार की गुफाओं को 3 गुफाओं में बदल दिया, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। और बाद में ये सारी की सारी गुफाएं दान कर दी गई। इन गुफाओं में आज आप जाएंगे ना, ये इन सभी गुफाओं में आपको अशोक के गुहालेख मिलेंगे। ये सारी गुफाएं दान कर दी गई किसको? आजीवक संप्रदाय को। ये सारी गुफाएं किसको दान कर दी गई? आजीवक संप्रदाय को दान कर दी गई, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। तो ये थे गुहालेख। उसके बाद हम चलते हैं शिलालेखों पे। शिलालेख बस आप लोगों को जो लाइव ये क्लास चल रही है ना, आप लोगों को सिर्फ इस पे फोकस करना, सामने देखना और अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं। देखिए जी,
इसीलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को कमेंट करके पूछना ना पड़े। फाइनली बचता है शिलालेख। शिलालेखों की संख्या, इनको रॉक एडिक्ट भी कहेंगे। इनमें 14 जो है बड़े हैं और 13 छोटे हैं। आपको इनका स्थान भी पता होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, इनका कंटेंट पता होना चाहिए। ये 14 जो है अलग अलग 8 जगहों से मिले। इनके बारे में तो सिर्फ आपको इनके नाम देखने हैं, इनके तो सिर्फ नाम देखने हैं, ठीक है। ये जो 14 बड़े शिलालेख है ना, बड़े रॉक एडिक्ट हैं, इनका आपको कंटेंट भी पूछा जाएगा, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। लेकिन 14 का आपको स्थान भी पता होना चाहिए। 8 अलग अलग जगहों पे स्थान बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका कंटेंट पढ़ते हैं कि इन 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ है नंबर वाइज। तो उसके लिए हम 14 तक गिनती लिखेंगे यहाँ पर, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, 14 के 14 आपको कंटेंट याद हो जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। ध्यान रहे, ये सारे के सारे शिलालेखों का स्थान हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनका कंटेंट देख रहे हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है, मैटर कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है अशोक के पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में अशोक ने पशु चिकित्सक का वर्णन किया है। पहले पशु बलि को रोकने की कोशिश की, फिर पशु चिकित्सक का वर्णन किया गया है जी। दूसरे में आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में एक बार बस आप नोट करने पे ध्यान दें। तीसरे में अशोक ने हर कर्मचारी को अपने राज्य का 5 वर्ष का दौरा करने की नसीहत दी है। भाई अपने अपने एरिया में जो विभाग आपको बांटे हुए हैं ना, आप वहां बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे तो उस एरिया में 5 वर्ष में आपको दौरा करना पड़ेगा। हर जगह 5 वर्ष का दौरा करना पड़ेगा, ठीक है। 5 वर्ष का दौरा हर कर्मचारी को, जितने भी कर्मचारी छोड़ रखे हैं उनको 5 वर्ष का दौरा करने की बात इसमें कही गई है। चौथे में अशोक ने महामांत्र का वर्णन, धम्म का वर्णन किया है। धम्म का मतलब क्या होता है? प्रचार। अशोक ने जो धम्म नीति अपनाई थी, वो धम्म के बारे में अशोक ने चौथे शिलालेख में जिक्र किया है। 5वें शिलालेख में महामांत्र का जिक्र किया है। महामांत्र होते हैं प्रचारक। 6ठे में अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात कही है, सेल्फ कंट्रोल की बात कही है। 7वां और 8वां दोनों में अशोक ने धार्मिक यात्राओं का वर्णन किया है कि वो कैसे लुम्बिनी में गया था, बोध गया में गया था, सारनाथ में गया था, उन जगहों का वर्णन किया है। धार्मिक यात्राओं का वर्णन 7 और 8 में। 9वें में अशोक ने शिष्टाचार की बात कही है। 9वां जो अभिलेख है, 9वां जो शिलालेख है, उसमें शिष्टाचार मिलता है। ध्यान रहे, HSSC आपसे सीरीज में पूछेगा 10वें में क्या है, 11वें शिलालेख में किसका वर्णन है, ठीक है। 10वें में अशोक ने प्रजा के हित की बात की है। भाई प्रजा के हित के बारे में सोचो सारे के सारे। 11वें में अशोक ने दोबारा से धम्म की व्याख्या की है। उसमें तो बताया कि धम्म है होगा, इसमें बताया कि धम्म क्या होगा, धम्म को पूरा एक्सप्लेन किया है। यहां पर भी महामंत्र का जिक्र है, लेकिन अब की बार महिला महामंत्र मतलब महिलाएं भी प्रचार करेंगी। जो 4 में था वही 11 में है, जो 5 में था वही 12 में है। 13वें में अशोक ने कलिंग का वर्णन किया है। कलिंग का युद्ध और धर्म परिवर्तन। अशोक ने जो कलिंग के युद्ध के बाद अपना हृदय परिवर्तन होने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, अपना हिंदू धर्म छोड़ के। और फाइनली 14वें में अशोक ने
धार्मिक जीवन जीने की बात कही है, धार्मिक जीवन जीने की बात, ठीक है। तो ये 14 शिलालेख हैं जिनका कंटेंट मैंने आपको बताया, ध्यान रहे इनके स्थान मैंने नहीं बताए। आप लोगों को ये याद कैसे करने हैं, सिंपल सी बात है यार, देखो आप लोगों को ये याद कैसे करने हैं। आप देखिए जी, इनको नहीं, अब उधर देखिएगा, हमें 14 तक याद करने, सिंपल सी बात है, आप यहां से उठाओ 13वें से। अशोक फेमस क्यों हुआ? कलिंग के लिए, कलिंग 13वें में है जी। कलिंग के उसने अटैक किया, इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो सारी बातें उसी में 13वें में। 13 से याद करोगे आप लोगों को है ना, सिर्फ 3 याद करने अपनी मेहनत से, बाकी करवाऊंगा मैं। इधर 13वें से हमने शुरुआत की, कलिंग के लिए फेमस है। अब कलिंग के बाद ही तो अच्छी बात करेगा ना, तो धार्मिक जीवन की बात उसने 14वें में कर रखी है, ठीक है, याद हो गया। अब उठाओ 7 और 8, दोनों याद हो गए, दोनों में यात्रा है जी। 13वां क्यों याद हुआ? 13वें से स्टार्ट किया हमने कलिंग के लिए, कलिंग के लिए फेमस था अशोक। 14वां क्योंकि कलिंग के बाद ही तो अच्छी बात करेगा, कलिंग के युद्ध के बाद। 7वां 8वां दोनों में यात्रा। अब आ जाओ, प्रचार चारों तरफ होता है ना, तो 4 में प्रचार यानी धम्म, 5 में प्रचार करने वाले। जो 4 में है वही 11 में है, और जो 5 में है वही 12 में है। आपको 4 और 5 याद हो गए भाई, 4 में प्रचार, 5 में प्रचारक, 11 में प्रचार, 12 में प्रचारक। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? उसके बाद अब देखो, शुरुआत की अशोक ने पशुओं से, भाई पशु बलि की निंदा की जाएगी, शुरुआत पशुओं से की है। और दूसरे में अशोक ने पशुओं के चिकित्सा का वर्णन किया। 1 और 2 में सिर्फ पशुओं की बात की गई। सबसे पहले अशोक ने पशुओं को ही रखा, बच गया 3। 3 में अशोक ने, ज्यादा हम बोलते हैं ना कि ज्यादा 3-5 मत करो, 3-5, तो 3 में 5 यानी 5 वर्ष का दौरा, तो 3 में 5 वाली बात कही है अशोक ने, 3-5, 3-5 आपको याद हो जाएगा, 3 में 5, ठीक है। बच गया 6, 9वां और 10वां, ये आप लोग खुद याद कर लेंगे। 6 में सेल्फ कंट्रोल है, 9वें में शिष्टाचार है, और 10वें में प्रजा का हित है, ठीक है। मेरी बात सुनो एक बार और। 14 के 14 हमने लिखे, सबसे पहले हमने उठाया 13वां। 13वें में भाई अशोक ने कलिंग का वर्णन किया। 14वें में धार्मिक जीवन, अच्छी बात करेगा। पहले में अशोक ने पशु बलि, दूसरे में पशु चिकित्सक, 3 में 5 वर्ष का दौरा, ठीक है। 4 में प्रचार करने की बात की है, 5 में प्रचारक, वही बात 11 और 12 में है। बात समझ में आ गई? 7वें 8वें में यात्राओं का वर्णन है। बच गया कौन सा? 6, 9वां और 10वां। 6 में आत्मनियंत्रण, 9वें में शिष्टाचार, और 10वें में प्रजा का हित। मेरे हिसाब से आपको 6, 9वां और 10वां ही याद करने हैं, बाकी सब आपको याद हो गए, ठीक है। तो देखिए अब इस टॉपिक में बचा है क्या, ये जो 14 अभिलेख हैं, 14 शिलालेख हैं, इनका स्थान, और 13 लघु शिलालेख, ये सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगली वीडियो में आपको ये सब करवा दिया जाएगा। और एक और सूचना आप लोग सुन लीजिएगा, बहुत जल्द 1-2 दिन में ही मैं इस YouTube चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा हिस्ट्री मिसलेनियस। बहुत बार हिस्ट्री में वो टॉपिक रह जाते हैं, आमतौर पे क्लासेस में नहीं करवाए जाते हिस्ट्री में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के अलावा। हिस्ट्री मिसलेनियस में मैं आपको करवाऊंगा धार्मिक सामाजिक आंदोलन, इसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट बैटल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके अंदर मैं करवाऊंगा कुछ राजनीतिक पार्टियां बनी थी, जैसे स्वराज पार्टी बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड पार्टी बनी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो पत्र पत्रिकाएं लिखी थी, जो किताबें छापी गई थी, वो महापुरुषों ने जो नारे दिए थे, वो जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा किसने दिया था, कौन सा नारा किसने दिया था, वो सब महापुरुषों के उपनाम, जैसे राष्ट्रपिता पिता किसको कहा जाता है, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, ऐसे ऐसे हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको हम कहेंगे मिसलेनियस हिस्ट्री। डेली एक चैप्टर उसमें करवाया जाएगा। तो एक सीरीज चलेगी मिसलेनियस हिस्ट्री की, एक सीरीज चलेगी एमसीक्यू की। एमसीक्यू रिलेटेड होंगे आपके एचसीएस, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस, बड़े बड़े जो एग्जाम होंगे उनके लिए, या फिर पटवारी और ग्राम सचिव भी आप काउंट कर सकते हैं, बाकी छोटे एग्जाम तो उसमें आ ही जाएंगे। तो एमसीक्यू शुरू हो गए जी, उसमें हिस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन डेली 15 से 20 आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो डेली अब रूटीन होगी इसकी एमसीक्यू सीरीज और एक सीरीज थ्योरी वाली। थ्योरी वाली में सबसे पहले हम उठाएंगे हिस्ट्री मिसलेनियस, इसके जस्ट बाद हम ज्योग्राफी मिसलेनियस, और उसके जस्ट बाद हम पॉलिटिकल मिसलेनियस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अशोक के अभिलेख का पार्ट 3 लेकर के। थैंक यू, बाय बाय।